हे एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ ओवरऑल मैनेज ऑफ ऑल स्टेप्स। मतलब जो भी हमारी एक रिपोर्ट आ रही है, फाइनल जो हमारी जो भी रिपोर्ट आ रही है, उसके लिए जितने भी हमने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, तो उन सभी स्टेप्स का जो मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम चेन ऑफ कस्टडी। तो उसमें क्या था? तो उसमें हम सिर्फ पर्टिकुलर एविडेंस की बात कर रहे थे कि एविडेंस की ऑथेंटिसिटी की। तो हम बात कर रहे हैं कि अपने लैब में जो एनालिसिस वगैरह हो रही है ना हमारी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एनालिसिस हमारी सही है कि नहीं है, हमने स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करे, कंपैरिजन क्या लिया, कैसे प्रोसीजर प्रोटोकॉल हमारा, तो वो सब हमारा आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंडर। तो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इसके अंदर आता है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो अब पहले क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल एक ब्रांच है हमारी क्वालिटी अश्योरेंस की, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल हमें रिक्वायर होता है जब जब हम एक टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हमारी जो मटेरियल रिपोर्ट जो है, मतलब जो भी एविडेंस वहाँ से कलेक्ट करना था, प्रिजर्व, पैक और लैब में पहुँचना था, वो सब स्टेप्स हो चुके हैं, हमें टेस्ट करनी है वहाँ पे। तो जो टेस्टिंग वाला स्टेप्स हैं वो हमें होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। एंड अश्योरेंस वाला जो स्टेप होता है, अश्योरेंस हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा जितने भी स्टेप्स फॉलो किए थे सैंपल के कलेक्शन से लेकर के उसकी रिपोर्ट की डिस्पैच तक, वो सारे स्टेप्स हमारे आ जाते हैं क्वालिटी अश्योरेंस में, जो उसकी क्वालिटी को अश्योर्ड करता है कि हाँ इसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखी गई है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है कि हमने एक एग्जैक्टली पर्टिकुलर सही केस को हमने कंसिडर करा है, फिर उसी केस का हमने सही सैंपल लिया है, हमने उसका सही टेस्ट करा है, और एक सही टाइम पे भी रिपोर्ट देना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने अब टेस्ट करा है, रिपोर्ट आपकी पता नहीं सालों सालों बाद जारी, नहीं, आपको सही टाइम पे उस टेस्ट की रिपोर्ट देनी है और एक सही रिजल्ट के साथ देना है। तो ये सब आ जाता है आपका क्वालिटी अश्योरेंस में। फिर क्वालिटी अश्योरेंस देखो, यहाँ पे डायग्रामेटिक वे भी मैंने प्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वालिटी अश्योरेंस की दो टाइप्स। अब क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर हमारा क्वालिटी कंट्रोल आता है, तब इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक हमारा होता है इंटरनल क्वालिटी, एक होता है हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी। तो इंटरनल क्वालिटी में क्या आता है? इंटरनल क्वालिटी हो जाती है हमारी जब हम किसी सैंपल को ना लैब के अंदर अगर हम वर्क कर रहे हैं एक नॉन सैंपल को कंपेयर करके, कि हमें पता है ये हमारा नॉन सैंपल है, स्टैंडर्ड है, इसे हम कंपेयर कर रहे हैं लैब के अंदर, तो इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस आ जाती है, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल मतलब कि एनालिटिकल क्या हो जाता है? मतलब कि एनालिसिस। तो हमारी जो एनालिसिस हो रही है उससे पहले वाली जो स्टेज आएगी प्री एनालिटिकल, मतलब कि हमने एक सही केस का सही सैम्पलिंग करी, उसको पैकिंग, डिस्पैचिंग, वो सब आ गया हमारा। एनालिटिकल में कि हमने सही से उसका टेस्ट परफॉर्म करा, सारे स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल सब फॉलो करा, एक स्टैंडर्ड के साथ में हमने उसको कंपेयर करा सही से। पोस्ट एनालिटिकल में आता है कि हमने उसको सही से रिपोर्ट प्रेजेंट करा और उसको रिपोर्ट हमने टाइम पे दिया उसे, ठीक है। तो ये सब आते हैं हमारे इंटरनल क्वालिटी में। एक्सटर्नल क्वालिटी में हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो एजेंसियाज़ होती हैं ना, जो हमें लैब को एक्रेडिटेशंस प्रोवाइड करती हैं कि हाँ ये लैब मान्यता प्राप्त है, इस पे आप अपना टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हो, तो वो लीगली मान्य होगा, ठीक है। तो उन लैब्स के पास ना एक सैम्पल्स आता है एक्सटर्नल एजेंसीज़ के द्वारा, एक्सटर्नल सैम्पल, आर्टिफिशियल सैम्पल, तो उसका हमने लैब टेस्ट करना होता है। और वो टेस्ट ना हमने एक अपना जो प्रॉपर जो तरीका हम फॉलो करते हैं, अपना प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं, उसी प्रोटोकॉल से हमें इसे करके दिखाना होता है टेस्ट को। तो हमें पता चलता है कि हमने जो सैम्पल्स परफॉर्म करे हैं वो हमने सही उसकी जो क्वालिटी है वो एक अश्योर्ड क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो फुलफिल करवाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, मतलब जो भी हमारा जो पर्सन है जिसने सैंपल दिया है कि वो चाहता है कि अपने सैंपल्स को टेस्ट करवाना, तो उसको एक फुलफिलमेंट मिल रही होती है कि उसको एक होता है संतुष्टि मन में कि हाँ मैंने यहाँ लैब में दिया है और ये लैब मान्यता प्राप्त है, तो इसमें मेरा जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट सही आने वाली है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है प्रोवाइड करता है एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स
और एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में, मतलब कम से कम टाइम में एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स आने चाहिए विद मिनिमम एरर। ठीक है, मतलब कम से कम एकदम माइन्यूट वाली एरर होगा तो चलेगा, और बाकी कम से कम एरर और पर्टिकुलर सही टाइम पे मिनिमम, मतलब कम से कम टाइम लगे। यही नहीं कि आप महीने महीने में रिपोर्ट दे रहे हो किसी की, नहीं, मिनिमम टाइम लो और सही रिपोर्ट देनी है आपको। इसमें क्या है, इससे हम लैब में फोकस करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे। हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है कि हमारा जो सही सैंपल आएगा रिपोर्ट कैसे पता चलेगा हमें, उसके लिए हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे वर्क करते हैं। एक्यूरेसी होता है कि हमने जो रिजल्ट्स हैं वो हमारा एक्यूरेट या ओरिजिनल वैल्यू से कितना करीब है, मतलब हमें पता है कि हमारा जो हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस लेवल या इस स्टैंडर्ड तक आनी चाहिए। अगर इससे कम वैल्यू आ रही है तो मतलब हमारी वो वैल्यू गलत है। तो हमने एक एक्यूरेसी मेंटेन रखी हुई है कि हाँ ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ तक हमारी वैल्यू आनी चाहिए किसी भी रिपोर्ट के लिए। फिर है हमारे पास प्रिसेशन में आ जाता है हमारा कि हाउ मच टेस्ट रिजल्ट्स इज़ क्लोजनेस टू ईच अदर। मतलब जब हम एक टेस्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमारा वो टेस्ट की जो वैल्यूज़ आनी है वो हमारी जो वैल्यू आ रही है ना, हर बार रिपीटिंग कर रहे हैं, हर बार जो वैल्यूज़ आ रही है तो वैल्यूज़ आपस में कितनी क्लोज हैं। ये नहीं कि हमने एक बार करा तो एक बार 5 आ गया, फिर एक बार 20 आ गया, फिर एक बार 50 आ गया, नहीं, 5 आ रहा है तो 5, 6, 7, 8, 4, मतलब वही उसी के करीब करीब आनी है सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, तो जो हमारा जो इनर सर्कल है ना, सबसे जो अंदर वाला सर्कल है वो मान लो वो हमारी एक एक्यूरेट वैल्यू है। तो फर्स्ट सर्कल में हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों प्रेजेंट हैं। फिर है हमारे पास लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, मतलब हमारा जो एक्यूरेट वैल्यू था, हमारा सेंटर पॉइंट वहाँ पे नहीं आ रहा वैल्यू, पर जो भी जितनी वैल्यूज़ आई वो सब एक ही जगह पर आई, तो उसमें क्या है, प्रिसीजन है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। एंड थर्ड डायग्राम में हमारे पास हमारा जो सेंटर एक्यूरेट वैल्यू है वहाँ पे तो आ रहे हैं रिजल्ट्स, बट वो रिजल्ट्स अपने आप से काफ़ी दूर हैं वो सारे, तो मतलब कि एक्यूरेसी तो है बट प्रिसीजन नहीं है। एंड लास्ट में हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही नहीं हैं। ओके, फिर है हमारे पास कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड। पहला है क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक क्या होता है? क्वालिटी चेक वो होता है कि अगर मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो एक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, तो उसका हम स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करेंगे, उसको रन करा के देखेंगे कि हमारा वो वैल्यू जो भी सैम्पल है हमारा, या इक्विपमेंट है, या कोई भी हमारा सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड्स हैं, वो एक्यूरेट है या नहीं है, मतलब वो सही है कि नहीं है। ये होता है ना, टाइम के साथ रखे रखे चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती हैं, तो उससे हम पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। फिर होता है हमारा बेंचमार्क। बेंचमार्क होता है हमारा स्टैंडर्ड। हमने पहले कहा क्वालिटी चेक को हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड के साथ में, तो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं बेंचमार्क। मतलब वहाँ तक तो आपको जो भी आपकी वैल्यूज़ वगैरह आ रही है उसे वहाँ तक तो वहाँ आना ही आना है, बेंचमार्क तक तो वो तो एक कंपलसरी रह जाता है। फिर आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो होता है, जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं ना किसी भी टेस्ट को करने के लिए या कोई परफॉर्मेंस करने के लिए, जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो उसको आप प्रोटोकॉल कहते हो। एंड वो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो आपके टाइम टू टाइम अपडेट होने ज़रूरी होते हैं। जैसे आपके अगर वेदर्स में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो कुछ कुछ सैम्पल्स जो होते हैं ना वो वेदर के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं उनमें, मतलब या तो उसमें कुछ अलग से कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, या उनका जो रखने का टाइम होता है वो अलग हो जाता है, जो केमिकल्स डालने होते हैं हमें उनकी अमाउंट वेरिएशंस हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ हमें टाइम टू टाइम अपना प्रोटोकॉल अपडेट करने की, उसको वैलिडेट करवाने की ज़रूरत होती है। फिर आता है हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या क्या जाता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टोटल प्रोसेस जाती है पूरी, मतलब हमारी कॉस्ट से लेके हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इक्विपमेंट अश्योरेंस, कंट्रोल, प्लानिंग, और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो हमारे लैब में वर्क कर रहे हैं, हमारे जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह हैं, तो वो सब हमारे आते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। अब होती है हमारी एक्रीडिटेशन बॉडीज़। एक्रीडिटेशन बॉडीज़ कौन सी होती हैं? जो कि हमारी लैब्स वगैरह को मान्यता देते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारी आ जाती है NABL। NABL है हमारी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन इन इंडिया।
अब इसका काम क्या है, ये हमारी जो है ना, ये हमारी एक बोर्ड है जो कि क्वालिटी काउंसिल्स है अपना हमारी इंडिया का। ये प्रोवाइड करता है लैब को एक्रीडिशन सर्विसेज, मतलब वो लैब्स जो कि परफॉर्म कर रही होती ना टेस्ट कैलिब्रेशंस विद इन अकॉर्डेंस विद, इन्होंने ना गाइडलाइंस प्रोवाइड करी होती है। तो उस गाइडलाइंस पे जो वर्क कर रही होती हैं लैब्स, उन्हें ही ये मान्यता देते हैं, बाकी सब लैब्स के पास मान्यता नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो वो गाइडलाइंस कौन सी होती है, एक होती है ISO 17025 2017 वाली, और एक होती है ISO 15189 2012 फॉर मेडिकल लैब्स। अब ये 17025 ये तो हमारी फोरेंसिक लैब्स की हो गई, और 15189 ये हो गई हमारी मेडिकल लैब्स के लिए। अब हमें पढ़ना है अपनी फोरेंसिक लैब्स वाली। तो ISO 17025 क्या कहता है, ये जो है ISO क्या होता है, ISO हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने अभी रिसेंटली 17025 का एक लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ किया है 2017 में। ठीक है, और इसका मतलब मेन फोकस किस पे रहता है इनका, मतलब ये करते क्यों हैं, स्टैंडर्ड्स अपलोड क्यों करते हैं। तो ये जो लाए गए होते हैं स्टैंडर्डाइजेशंस, ये होते हैं कि हमारा जो भी लैब्स की जो रिजल्ट्स वगैरह आ रही हैं, तो उनका वो होता है कि भाई वो प्रमोट करें कि हाँ जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक्यूरेट हैं, उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा एक लैब्स वालों का, उसमें इंक्रीज़ एक ट्रस्टवर्दीनेस होगा कि हाँ हमने जो रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड किया है आप उस पर विश्वास कर सकते हो, वो एक सही तरीके से किया गया है। ठीक है, इसमें जो होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें हमारी जनरल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है टेस्टिंग को लेकर के, हमारी लेबोरेटरीज़ के कैलिब्रेशंस वगैरह, तो इसकी सारी इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ मतलब सब कुछ इसमें आ जाता है। गाइडलाइंस में प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, उसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स सब कुछ मैंशनड रहता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना होता है। फिर अब इसकी इवैल्यूएशंस, मतलब हमने कहा 2017 में इसका लेटेस्ट एडिशन आया, तो मतलब कब से स्टार्ट है, क्या क्या आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले जो आई थी वो थी ISO 25 1990 में, फिर आई ISO 17025 वो आई थी 1999 में, एंड ISO 17025 फिर आई थी 2005 में, 2005 में, एंड उसके बाद में आई फिर 2017 में। एंड 2017 वाला जो आपका एडिशन है वो अभी लेटेस्ट फॉलो करा जा रहा है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अगर जो कोई भी लैब ISO फॉलो कर रही हैं 17025, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन्हें नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। मतलब अगर उस लैब की जो रिपोर्ट है उसे आप नेशनली और इंटरनेशनली कहीं पे भी जाके दिखा सकते हो, वो लीगली एक्सेप्टेड है। ठीक है, वहाँ पे जो कॉस्ट की, मतलब जो आपकी टेस्टिंग वगैरह की जो कॉस्ट है ना वो रिड्यूस्ड है, और वहाँ पे एक बेटर कंट्रोल है लेबोरेटरी ऑपरेशंस का, मतलब जो लैब के जितने भी वर्क्स हो रहे हैं वहाँ पे एक अच्छा कंट्रोल है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड है, मतलब जो आपकी लेबोरेटरी वगैरह में जो काम हो रहे हैं वहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट्स वगैरह का कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड है, उन्हें पता है कि हाँ उन्होंने स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं तो लैब की रिपोर्ट्स आपकी सही आ रही हैं। वहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह ज़्यादा हैं, और एक टेस्ट की जो वैलिडेशंस हैं मेथड्स प्रोविजंस वगैरह वो सब वहाँ पे वैलिडेटेड रहता है सारा। फिर हमारे पास रिस्क क्या क्या हैं इसमें, अब हमारे पास जो रिस्क होते हैं तो उन रिस्क को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले जो हमारे पास जो भी रिस्क हैं उन रिस्क को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके हम फिर उसे इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ कैसे है क्या है, फिर हमने उसको एक रैंक दे दिया अपने रिस्क को कि हाँ मतलब ये इस लेवल पे आता है, इतना लेवल का रिस्क है ये। फिर हमने उसको डिटरमाइन किया, मतलब उसके लिए हमने एक्शंस लिए कि हाँ कैसे कैसे हो सकता है। फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपने जो प्लान अप किया ना वहाँ पे, फिर आपने उसे इम्प्लीमेंट करा, इम्प्लीमेंट करके आप फिर दोबारा से देखोगे कि अच्छा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर वर्क कर रहा होगा वो, तो फिर आप उसे फिर फॉलो अप करोगे। देखो हमारे पास कंपैरिजन चार्ट है यहाँ पे 2005 का एंड 2017 का, तो मतलब डिफरेंसेस क्या क्या आए हैं। जैसे पहले 2005 में क्या था हमारे पास, जो डिफरेंसेस आए हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइटेड है वो, तो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स इसमें चेंजेस आए हैं। मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट्स में कंसिडर करा गया है, और जब हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे इलेबोरेट करा गया है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, प्रोसेस रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, इन 4 क्लासेस में उनको सब डिवाइड कर दिया है।
जैसे कहते हैं ना, अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं या क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाता है। ऐसे अलग अलग ना, सबको अलग अलग काम बांट दिया कि आपको ये करना है, तो वो ज़्यादा अच्छे से फॉलो अप हो पाता है। फिर है हमारे पास फोरेंसिक साइंस में हम स्टैंडर्ड्स क्या क्या फॉलो करते हैं। तो पहले तो हम क्राइम सीन अटेंडेंस, मतलब क्राइम सीन को अटेंड कर रहे हैं हम, फिर उस एविडेंस को हम वहाँ से कलेक्ट कर लिया हमने, वहाँ पे क्राइम से अटेंड किया था हमने जहाँ पे, फिर उस एविडेंस को हमने सबमिट कराया लैब में। फिर हमने उस लैब एविडेंसेस की हमने एनालिसिस करी, फिर उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करी, और फिर हमने उस केस की रिपोर्टिंग वगैरह करी। तो पहले इसमें आता क्या क्या है, कलेक्शन में हम इसे पढ़ चुका है पहले ही। कलेक्शन में हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन, प्रिजर्वेशन, रिकॉर्डिंग, कलेक्शन, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। फिर हमारे पास एनालिसिस के स्टैंडर्ड्स। एनालिसिस में हमारे पास कंटिन्यूटी, रिकॉर्डिंग, सैम्पलिंग, प्रिजम्पशन, एनालिसिस, कंपैरिजन एंड आइडेंटिफिकेशंस। फिर हमारे पास इंटरप्रिटेशन स्टैंडर्ड, कि हमने उसको इंटरप्रिटेट करना है कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई वो क्या आई, क्या रहा, तो उसको हमने पहले ऑब्जर्व करना है। रिजल्ट, कैलकुलेशंस, इंटरप्रिटेशन, वेरिफिकेशन, ओपिनियंस, तो ये सब स्टेप्स आ जाते हैं। फिर हमारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के लिए हमने क्या है, फॉर्मेट, मेथड, जो हमारे रिजल्ट आया वो, उसकी ओपिनियंस क्या क्या हैं, कंक्लूजन्स क्या हैं, लिमिटेशंस, क्वालिफिकेशन, लाइक हम जितने भी इसके एस्पेक्ट्स होंगे ना, हम सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। हमने रिस्क देखे थे अभी कैसे कैसे हो रहे हैं, तो हम उस रिस्क को हम मैनेज कैसे कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल होगा, फिट फॉर पर्पस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब हमने यहाँ पे होना क्या है, हमने यहाँ पे अपनी जो रिस्क है हमने उसको पहले देखना है ध्यान से, उसका हमने फिर उसको प्रोसेस अप करना है, एक उसमें फिर हमने चेंजेस लाना है कि हाँ किस चेंजेस से ये ठीक हो पाएगा, फिर हमने उस चेंजेस को उस पर इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्रूव कर दिया हमने, फिर देखा कि हाँ हो रहा है उसमें, मतलब वो इम्प्रूव चीज़ हो रही है वो चीज़, फिर आपने उसको अपडेट कर दिया कि अब से ऐसे ही फॉलो करना है आपको, और फिर उस चीज़ को आपने कंटिन्यूटी में ले आए। देखो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं वो आती है हमारी ISO 31000 में, ठीक है, और ये अपडेट हुआ था हमारा 2018 के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी रिस्क की हमने असेसमेंट कर ली कि हमारे पास रिस्क है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, और फिर उस रिस्क को ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करेंगे, हमने एक मेथड सोच लिया कि हाँ ऐसे ही होगा, आपने उसको फिर वहाँ पे अप्लाई कर दिया, फिर आप उसे देखोगे कि अच्छा वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर वर्क कर रहा है तो आप उसको फिर अपडेट कर दोगे कि हाँ आपसे हमें ऐसे ही फॉलो करना है। और इस रिस्क के लिए आपको आइडेंटिफाई, एनालिसिस, वैल्यूएट के लिए आपको सबसे कंसल्ट भी करना है, और उसको साथ साथ में मॉनिटर भी करते जाना है। फिर हमारे पास है, अगर हमारे पास जो रिस्क होते हैं असेसमेंट, उसको हमने ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक तो लो रिस्क में आपका नॉर्मल प्रिकॉशंस आपको लेनी है कि हाँ ग्लव्स वगैरह पहन के रखो, ग्लासेस पहन लो, और मतलब सैम्पल्स को कंटामिनेट ना होने दो, ये सब। फिर मीडियम रिस्क में आ जाता है आपका कि अगर देख लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये रिस्की है, ये चीज़, ये सैम्पल रिस्की है, तो आप थोड़ा सा उसमें कुछ ध्यान से उसको मिटिगेट करने की कोशिश करो, वहाँ पे रिस्क है कि नहीं है चेक करने की कोशिश करो। और सीरियस रिस्क में भी यही है, आपको पहले मिटिगेट करने की कोशिश करनी है कि अच्छा रिस्क हो सकता है नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो, उससे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो उसे। अगर आपको लगे कि नहीं रिस्क हाई है तो आपको फिर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। और जो हाई रिस्क होता है, आप जब तक उसे ठीक ना कर लो आपको उस प्रोसेस को सस्पेंड में रखना होता है, क्योंकि अगर हाई रिस्क है तो आप एकदम से स्टेप नहीं ले सकते ना, वो आपको हार्म कर सकता है, तो इसलिए आप उसको सस्पेंड में रखोगे जब तक वो रिस्क ठीक ना हो पाए, रिड्यूस ना हो पाए। फिर देखो यहाँ पे एक चार्ट प्रोवाइडेड है हाई रिस्क के लिए। हाई रिस्क रेड से है, फिर हमारा सीरियस रिस्क है ऑरेंज, मीडियम रिस्क येलो, एंड देन ग्रीन रिस्क द लो। फिर हमारे पास जो चेंजेस हुए थे, जो हमारे पास अभी हमने कहा ISO की गाइडलाइंस आई थी 31000 2018 वाली, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। तो हमने यहाँ पे पहले तो जो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल क्राइटेरिया है हमने उसको देखना है। उसके साथ साथ हमने फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, हमने ऑर्गेनाइजेशनल को फॉलो करना है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इसी के स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो करने हैं। फिर आपने उस रिस्क को उस प्रोसेस को आपने
अपने एक्शन या कंट्रोल मतलब जो भी आपके प्रोसेस वगैरह हैं, हर स्टेप पे आपने उनको लाने की कोशिश करनी कि हर स्टेप पे आप ध्यान दोगे कि वहाँ पे रिस्क है कि नहीं है, कैसे हो सकता है ठीक वो। तो आपको हर स्टेप पे उसे ध्यान देना है और आपके जो प्रोसेस वगैरह हैं उसे आपको ये देखना है कि हाँ वो मतलब जो बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ वो फिटअप हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। अब प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग क्या होती है? प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग होती है कि आप जब भी लैब में कोई काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको ज़रूरत होती है ये ध्यान देने की कि आपका जो काम है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब उसको आप चेक कैसे करोगे। तो आपको ज़रूरत है अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवाने की। आपको नहीं पता ना आपका काम सही हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी रिपोर्ट सही आई कि नहीं आई है, आपको एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत है तो स्टैंडर्ड का आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो टेस्ट 2 टाइप से होता है, या तो आप पार्टिसिपेट करो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में और या फिर आप पार्टिसिपेट करो लेबोरेटरी कंपैरिजन्स में, दूसरे लैब के साथ अपना टेस्ट कंपेयर करने के लिए। अब प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जो होता है वो आता है हमारा ISO 17043 की गाइडलाइंस में। ओके। अब प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जो होता है इसके लिए जो हमारा नाटा है वो मतलब उसे जो भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं ना, हर एक एप्लीकेंट या फिर जो भी जितनी एक्रीडिटेड फैकल्टीज़ वगैरह हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना उसमें ज़रूरी होता है। मतलब वो ज़रूरी है, या तो आप भाई प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पार्टिसिपेट करो या फिर आप लेबोरेटरी कंपैरिजन में पार्टिसिपेट करो, मतलब कहीं ना कहीं आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। अब इस टेस्ट की जो भी नीड्स वगैरह हैं वो भी आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, मतलब जो वो आपको स्टेप्स देंगे टेस्ट करवाएंगे वो आपको करने पड़ेंगे आपको। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना होता, आपके जो रूटीन प्रोसीजर्स हैं आपको वही यूज़ करने हैं और वो सैम्पल्स जो आपके नॉर्मली डेली केस वर्क्स में आते हैं ना आपको वही यूज़ करने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से नया ही सैम्पल करना है, नहीं, आपके जो नॉर्मल वाले जो सैम्पल्स हैं आपको उन्हें ही यहाँ पे फॉलो करना होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये जितनी भी हमारी लैब की क्वालिटी मैनेजमेंट हैं, हमारी एक्रीडिशंस, हमारी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हमारे मतलब ये सब चीज़ें आपको क्लियर अप हो गई होगी। एंड अगर इसके रिगार्डिंग मुझे और कुछ अलग से मिलता है तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी कोई दूसरी वीडियोज़ में। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।